आरपीएन सिंह ने और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहले इंटरव्यू में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे, आरपीएन सिंह ने यह कहा। साथ ही कहा, केंद्र की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने ये फैसला लिया है, राष्ट्र निर्माण में अब सहयोग करना है। आरपीएन सिंह ने पहला इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अब पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। आरपीएन सिंह ने आज कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहला इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे, राष्ट्र निर्माण और यूपी निर्माण के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा, केंद्र की नीतियों से प्रभावित होकर ये फैसला किया है। तमाम लोग मुझसे कहते थे भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए, बहुत समय तक मैं सोचता रहा। बीजेपी में शामिल हो गए हैं आरपीएन सिंह जी, बात करेंगे। सर, पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री के लक्ष्य को, जिस तरीके से लगातार काम हो रहा है? भारत निर्माण में जो योगदान उन्होंने कुछ सालों में किया है, उससे प्रभावित होकर पूरा देश आज उनको अपने को गर्व करता है। अगले 5 सालों में योगी जी की डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और अवश्य कार्य करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आरपीएन सिंह को कहां देखा जाए, केंद्र की राजनीति में या यूपी की राजनीति में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की हैसियत से देखा जाए तो ये थे आरपीएन सिंह जिन्होंने यूपी चुनाव में कांग्रेस पार्टी खूब दम भर रही। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ कूदी कांग्रेस पर आज बहुत बड़ा आघात हुआ। आज कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा। राजा साहेब के नाम से मशहूर और पडरौना राज परिवार से आने वाले आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी का झंडा थाम लिया है। आरपीएन सिंह के अलावा कांग्रेस नेता शशि वालिया और राजेंद्र अवाना ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। राहुल ब्रिगेड के माने जाने वाले आरपीएन सिंह ने न सिर्फ कांग्रेस को छोड़ा बल्कि बीजेपी ज्वाइन करते ही कांग्रेस की सोच पर ही सवाल उठा दिए और मोदी योगी की जोड़ी की जमकर तारीफ भी की। चुनाव से ऐन पहले आरपीएन सिंह का कांग्रेस छोड़ने के पीछे क्या वजह रही, इससे पार्टी को कितना नुकसान होगा, बीजेपी को कितना फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी मझधार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी यूपी विधानसभा में उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। आरपीएन सिंह यूपी में पूर्वांचल के पडरौना के रहने वाले हैं और दिलचस्प बात ये है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आरपीएन सिंह का भी नाम था। जिस पार्टी में इतने साल रहा, वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आरपीएन सिंह बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। तीनों नेताओं ने आरपीएन का गुलदस्ता देकर पार्टी में आने पर स्वागत किया। आरपीएन सिंह के अलावा कांग्रेस नेता शशि वालिया और राजेंद्र अवाना ने भी बीजेपी का दामन थामा। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद ट्वीट किया, ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हूँ। आरपीएन, जिन्हें राहुल का करीबी माना जाता था, यूपी में दाहिना हाथ कहा जाता था, जितिन प्रसाद के बाद यूपी में कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है।
लेकिन इससे पहले अमरिंदर सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े बड़े नाम भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। आरपीएन ने कांग्रेस छोड़ी तो उन पर हमले भी तेज हो गए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आरपीएन को कायर कहा, तो वहीं हाल ही में सपा में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि पडरौना में तो आरपीएन को सपा का कार्यकर्ता भी हरा देगा। ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। क्योंकि ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की। चुनावी लड़ाई में किसी नेता का पार्टी छोड़ना और दूसरी पार्टी में शामिल होना नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ पिछले कुछ महीनों में ये ज्यादा ही हो रहा है। पार्टी के हैवीवेट लीडर दामन छुड़ाकर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। नेताओं का लगातार कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला जारी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या गांधी परिवार बड़े नेताओं को अब संभाल नहीं पा रहा है या उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पा रहा? और अगर ऐसे ही नेता कांग्रेस से जाते रहे तो पार्टी चुनाव लड़ाई कैसे लड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आज इंडिया का सवाल, अगर इसी तरह से कांग्रेस के बड़े नेता जो कांग्रेसी रहे खांटी, अगर वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो कांग्रेस किस तरह से अपना वजूद तलाशेगी? जो कांग्रेस लड़ने की बात कर रही है उसके सिपाही अगर साथ छोड़ते जाएंगे तो कांग्रेस किसके दम पर लड़ाई लड़ेगी? बात करने के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता मुदित अग्रवाल जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा हमारे साथ हैं, बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव हमारे साथ हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मुदित अग्रवाल 32 साल कांग्रेसी रहे, जिनके पिता भी कांग्रेस में थे, सीपीएन सिंह, आरपीएन सिंह उनके बेटे, 32 साल कांग्रेसी रहे। आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उत्तर प्रदेश से आते हैं, कुशीनगर से सांसद रहे हैं 2009 में। कांग्रेस पार्टी क्या इसको अपने लिए नुकसान मान रही है या नहीं? देखिए, आरपीएन सिंह जी आज कांग्रेस छोड़ के गए, ये एक सच्चाई है। पहले भी कुछ लीडर्स कांग्रेस छोड़ के गए थे, जैसे सिंधिया जी गए थे और भी लोग गए। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है, अभी आपने देखा होगा बीजेपी के काफी सिटिंग एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो यूपी में थे, उन्होंने भी बीजेपी छोड़ी, दूसरी पार्टी छोड़ी। उत्तराखंड में हरीश सिंह रावत जी ने कांग्रेस ज्वाइन की। तो देखिए, कभी कभी इलेक्शन में ये चलता है, लोग अपनी महत्वाकांक्षा को साधने के लिए पार्टियां चेंज करते हैं, ये भी एक सच्चाई है। देखिए, आरपीएन सिंह जी को पार्टी से सब कुछ मिला, उनको एमपी बनाया, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, वो झारखंड के इंचार्ज थे। तो कम से कम वो तो ये नहीं कह सकते पार्टी ने उनको कुछ नहीं दिया। क्योंकि एक समय आता है जब पार्टी से आपको इतना कुछ मिलता है तो आपको धैर्य रखना चाहिए और उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि आपको पार्टी से क्या मिले, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिल चुका है। आपको ये देखना चाहिए आज जब पार्टी थोड़ी बुरी हालत में है, आप उसको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं इसको सच्ची देशभक्ति और सच्चा कांग्रेसी इसको कहूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने अपने पर्सनल महत्वाकांक्षाएं साधने के लिए ये किया हो, ये मैं जरूर कहूंगा। इसके आपने जो उदाहरण दिए हैं उनमें उदाहरण खांटी बीजेपी का कोई एग्जाम्पल नहीं आपने दिया है। बीएसपी से आए हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, हरक सिंह रावत जो पहले कांग्रेसी थे, फिर बीजेपी के हुए, फिर वापस से कांग्रेसी हो गए। लेकिन इसलिए सवाल बड़ा है ये, क्योंकि आरपीएन सिंह खांटी जी, आपके पास वापस आऊंगी। सुदेश वर्मा, आपकी पार्टी में आरपीएन सिंह आए हैं, बीजेपी में आप पूरे जोर शोर, यूपी में आप पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आरपीएन सिंह के आने से आपकी पार्टी को वाकई कोई फायदा होगा, या कांग्रेसी नेता हैं, लंबे समय तक कांग्रेस के नेता रहे हैं, राहुल गांधी की टीम के हिस्सा थे, तो ये एक परसेप्शन की लड़ाई आपने जीती है? देखिए, परसेप्शन की लड़ाई तो जीती ही जीती है और निश्चित ही इसका फायदा भी होगा, क्योंकि आरपीएन सिंह जो हैं वो कोई कांग्रेस के छोटे मोटे नेता तो थे नहीं, 32 साल से राजनीति की, उसके उनका परिवार भी उसी कांग्रेस की विचारधारा का रहा है। तो ये एक वैचारिक बदलाव होना और ऐसा मानना कि कांग्रेस एक व्हीकल नहीं है,
ट्रांसफॉर्मेशन का, और बीजेपी ही ऐसी शक्ति है जो देश में बदलाव ला रही है। जो उन्होंने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस तरह के विकास के कार्य हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिस तरह पूरा उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य हुआ डबल इंजन की सरकार में, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। तो हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि कांग्रेस एक सिंकिंग शिप है, जिसमें लास्ट में आपको सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बच जाएंगे और सोनिया गांधी बच जाएंगी। बाकी सारे आप देखिए, रीता बहुगुणा जोशी कितनी सीनियर लीडर कांग्रेस की बीजेपी में आ चुकी है, जितिन प्रसाद वो भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं, सिंधिया जी आपने देखा ही किस तरह से मध्य प्रदेश में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और अब आरपीएन सिंह। तो निश्चित ही सबको लगने लगा है कि बीजेपी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है और राष्ट्रभक्ति से उत्पोत राष्ट्र को मजबूत बनाने की ताकत है इसमें। तो निश्चित ही लोग अपनी राजनीति से करना चाहते हैं, वेलकम है। डॉक्टर वर्मा, आरपीएन सिंह कांग्रेस से बीजेपी में गए, इसको आप जो चुनावी दल बदल है उसी से जोड़कर देख रहे हैं, या ये आपके लिए कुछ और है? और खास तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर पडरौना से चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनके लिए खतरे की घंटी के तौर पर भी आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मेरा नाम गलत लिखा हुआ, मैं डॉक्टर अभिषेक राय हूँ, वर्मा नहीं। माफ कीजिएगा, ये माफ कीजिएगा डॉक्टर जी। तो मैं एक चीज ये कहता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता है और कई बार कैबिनेट मंत्री, कई तरह के मंत्री रहे। उनके पास एक विशेष जनाधार रहा है, वो जनाधार वाले नेता है। जहाँ तक आरपीएन सिंह साहब की बात हो, वो भी बड़े नेता है और हम उनका हमेशा सम्मान करते रहे। कहते ना, एक विपक्ष के भी रहते हुए एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजनीति में जरूर होता है, राजनीतिक मतभेद जरूर है, मनभेद नहीं। लेकिन आरपीएन सिंह साहब कितने चुनाव हारे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जनता से छुपा नहीं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सपा के छोटा सा कार्यकर्ता भी पडरौना से उनको जीतने नहीं देगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है, हम रिकॉर्ड मतों से पडरौना की सीट जीतेंगे, कोई भी लड़े। इस समय अखिलेश जी की आंधी चल रही है जो सुनामी में परिवर्तित होने चली जाएगी। जैसे ही सेकेंड और थर्ड राउंड का चुनाव आएगा, आप समझेंगे हम भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करते हुए निकल जाएंगे। और 10 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी की विदाई तय है और उन्होंने वैसे गोरखपुर चुन लिया है और वो मठ में जाके ध्यान में मग्न हो जाए। श्याम सिंह यादव जी, ये जो दल बदल हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी इसको किस तरह से देखती है? क्या उसको लग रहा है कि ये सिर्फ चुनाव को लेकर है, या आरपीएन सिंह जैसा नेता जब एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आता है, कांग्रेस पार्टी में जो 32 साल रहा हो, तो इसके मायने हैं कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, ये इसके बड़े नेताओं को भी लग रहा है क्या? देखिए, ये जो बीजेपी से भगदड़ मची है, हेलो जी जी जी, बीजेपी से जो भगदड़ मची है, बीजेपी छोड़ के और पार्टियों में जो लोग जा रहे हैं, इससे बीजेपी बहुत हताश और निराश हो गई है। ये उसको काउंटर करने के लिए कुछ और पार्टी के नेताओं को तरह तरह के लालच और प्रलोभन दे करके वो अपने पार्टी में खींच करके ये उसको काउंटर करने का कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। ये जो नेता लोग हैं, जैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ इतने दिन से जुड़े हुए हैं, ये लोग विचारधारा से नहीं जुड़े थे जो लोग छोड़ के जा रहे हैं। हर की अपनी अपनी सैक्रिफाइस करने की कुवत होती है, कैफियत होती है। ये जब तक गुड़ जो है, चीटा जो है, जब तक गुड़ है तब तक उसको लसा रहता है उससे। अब इनको मालूम हो गया कि ये जो कांग्रेस रूपी गुड़ है यूपी से अभी खत्म हो गया है, तो ये छोड़ करके दूसरे गुड़ की तलाश में चले गए हैं। और ये कहते हैं राजा है ना, तो इनके डीएनए में, राजाओं के डीएनए में ही है, ये बिना सत्ता के नहीं रह सकते। और आपको मालूम है, ये इतिहास है कि हिंदुस्तान के जितने राजा रहे हैं सब ने देश के साथ गद्दारी किया है। नहीं यादव जी, सब अंग्रेजों से मिलकर यादव जी जनरलाइज मत करिए किसी बात को, जुल्म किए। किसी बात नहीं, जनरलाइज मत करिए इस तरह से कि सब राजाओं ने अंग्रेजों के साथ मिलकर, इस तरह से नहीं, एक व्यक्ति पे बात कर रहे हैं उसी पे करिए। ऐसा है नहीं, आप किसी भी राजा को उठा के देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ जिन्होंने देश के लिए, जिन्होंने अपनी रियासत के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत बलिदान भी दिए, इसलिए जनरलाइज नहीं करिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। अरे कुछ गिने चुने हैं, 1 या 2,
बाकी चाहे ये हो, वो पटियाला का है गद्दार, और ठीक है। बहुत ऐसे खानदान है राजाओं के, सब ने चलिए, अंग्रेजों के साथ मिल करके मुदित हिंदुस्तानियों अग्रवाल के जी। ऊपर जुर्म किया है। ठीक है, और मुदित अग्रवाल, ये ठीक है, आए तो यादव जी जरूर- हो गई आपकी आए बात। तो जरूर, ठीक है, लेकिन यादव- एक मिनट और सुन लीजिए एक मिनट। आए तो सब्ज बाग देख करके, लेकिन बहुत देर से आए, तब आए जब बीजेपी का टेंट उठने वाला है, जब इनका झोला झंडा उठने वाला है, तब आए। चलिए, मैं आप कह रहे हैं समझता हूं कि इन्होंने बीजेपी बहुत जाने गलत वाली निर्णय केंद्र किया से, है। तब ये आए और हैं। हाँ। मुदित अग्रवाल, यस। जब पार्टी छोड़ी आरपीएन सिंह ने, तो वो कह रहे हैं इनका निर्णय 32 बहुत साल गलत तक है। कांग्रेस के साथ रहा, अब वो पहले वाली कांग्रेस नहीं रही है। ये बात और भी नेता जो छोड़ के गए हैं वो कह रहे हैं, या G23 जो इंटरनल ही ग्रुप बना बहुत था, विश्वासघात उसके किया है। नेता भी ये कह रहे थे। तो कहीं तो कांग्रेस को भी सोचने की जरूरत है ना, कि अगर खांटी कांग्रेसी छोड़कर जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं। देखिए, मुझे 2 मिनट का समय जरूर दीजिए। देखिए, पहले ये जो आप शब्द यूज करते हैं टीम राहुल, देखिए ये तो मीडिया क्रिएटेड खांटी है वो नहीं शब्द जा है। रहे। मीडिया ने एक पॉइंट किया। देखिए, राहुल जी तो खांटी है, सब वो जा कांग्रेस रहा उनके हैं, चाहे बड़े हो, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी उनके हैं, सारे कार्यकर्ता उनके हैं। तो ये शब्द तो ये तो मीडिया क्रिएटेड है, टीम राहुल। देखिए, राहुल जी की पूरी कांग्रेस उनकी है, तो ये बात समझ लेनी चाहिए। नंबर 1, जब आपने कहा बीजेपी से कोई लीडर छोड़ के नहीं गए, अभी यूपी से कितने लीडर छोड़ के गए बीजेपी को? उसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा तो बीजेपी के थे, वो भी तो छोड़ के गए थे, कीर्ति आजाद छोड़ के गए थे। ऐसा नहीं है बीजेपी में लोग नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, फर्क कहाँ है, थोड़ा सा फर्क है। जरूर मैं मानूंगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत थोड़ी खराब थी, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि उनका फ्यूचर कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं पर्सनल महत्वाकांक्षाएं बड़ा काम करती हैं, उसको आप जस्टिफाई कैसे भी करें। अगर एक आदमी को पार्टी छोड़नी है अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं के लिए, तो वो गालियां तो देगा और क्या करेगा। देखिए, 36 साल तो वो कांग्रेस में थे, जब वो मिनिस्टर थे कांग्रेस ने बनाया था, जब वो झारखंड के इंचार्ज थे तब भी कांग्रेस ने बनाया था, उनको काम करने का पूरा मौका दिया। तो देखिए, उनको कम से कम कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, उनको सब कुछ मिला इस पार्टी से, ये मैं जरूर कहूँ। सुदेश वर्मा जी, ऐसा जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए आपने जो एग्जाम्पल दिए, थोड़ा बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुदित जी, आपको पता है एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और जिस भी नेता ने बाहर जाकर प्रयास किया उनका कुछ नहीं हुआ, लास्ट में वापस या तो बीजेपी में आ गए या वो राजनीति उनकी खत्म हो गई। यही 2 चीज हुआ। कांग्रेस जो है नेताओं की पार्टी है, बड़े बड़े नेता उनके अपने फॉलोइंग होते हैं, और जब आप उसको एसिमुलेट नहीं कर पाते हैं, और ऐसे नेता जब कहीं जाते हैं तो अपना एक बहुत बड़ा फॉलोअर भी लेके जाते हैं। और उन्होंने गाली नहीं दिया है प्रियंका वाड्रा को या राहुल गांधी को, उन्होंने बोला धन्यवाद दिया है कि इतना दिन आपने मौका दिया, और साथ ही उन्होंने बड़ाई किया है भाजपा का। लेकिन आपने तो उन्हें कायर बोल दिया, तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि जो कायर है सब पार्टी छोड़ दो। जो पार्टी छोड़ दिया वो कायर है, और जो पार्टी में रह गया वो मजबूत है। तो बाद में पार्टी में 3 लोग बच जाए, जैसा मैं बता रहा था। देखिए, इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है, और सिर्फ आप ढोलक बजाते रहेंगे तो कुछ नहीं होना है। और राजनीति आपकी खिसक चुकी है, मतलब कांग्रेस की खिसक चुकी है, और कोई आप देखिएगा वजूद नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। नंबर 4 की पार्टी भी नहीं रहेगी। ऐसे नहीं राहुल गांधी वहां से भागे थे। मुदित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए अगर कोई लीडर 36 साल तक कांग्रेस में रहता है तो बीजेपी की तो आइडियोलॉजी में उनके विश्वास नहीं था ना। तो आज जब वो 36 साल बाद पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या सडनली उनको बीजेपी की आइडियोलॉजी में विश्वास हो गया? तो कम से कम इसको आइडियोलॉजी से मत जोड़िए, इसको आप पर्सनल महत्वाकांक्षा से विकास की आइडियोलॉजी और ठीक है। देखिए सुदेश जी, आप सीनियर हैं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। उस विकास की आइडियोलॉजी थोड़ी सी की आइडियोलॉजी को जो मान रहा है वो भाजपा में सुदेश जी, थोड़ी तमीज रखिए। आप इतने सीनियर है, कम से कम बीच में मत बोलिए ना। मैं कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। करेक्ट मैं भी आपको 10 बार ही करेक्ट कर सकता हूँ, मैं भी करेक्ट कर सकता हूँ आपको। सुदेश जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए मुदित को, फिर आप गलत बात, इतने सीनियर आदमी आप बीच में बोल ठीक रहे है, ठीक है मुदित, हैं। सुदेश जी उनको अपनी बात पूरी करने। मुदित आप बोलिए। थोड़ी शर्म रखिए मुदित जी, आप बोलिए अपनी बात को, मोदी जी अपनी बात को, अपनी बात कहिए। मैं कह रहा हूँ, आप बोलने तो दें। देखिए, अगर उनको मोदी जी के नेतृत्व में इतनी आशा थी, इतनी वो थी, विश्वास था, तो 7 साल पहले जब मोदी जी बने थे क्यों नहीं कर लिया? आज उनको रियलाइज हुआ मोदी जी इतने अच्छे लीडर हैं। देखिए, इसका आइडियोलॉजी से दोबारा से कह रहा हूँ कोई लेना देना नहीं है, ये हमें समझ लेना चाहिए। आप पर्सनल महत्वाकांक्षाओं से हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ।
तो सुदेश जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आइडियोलॉजी की, इसका आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक बात है कि कांग्रेस में हजारों करोड़ों लोग अभी भी कांग्रेस को वोट देते हैं, लाखों लीडर है कांग्रेस में, हर आदमी तो छोड़ के नहीं जा रहा, कुछ लोग जरूर जा रहे हैं और जरूर हमें देखना चाहिए कोई जा रहा है तो मैं तो देखिए मेरा तो पर्सनल व्यू रहता है, चाहे एक छोटा सा कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ कर जाता है, पार्टी का नुकसान होता है, ये मैं कहता हूं। लेकिन कभी कभी आप लोगों को रोक नहीं सकते, इसका ये मतलब नहीं हमारी तरफ से कोई कमी है, हो सकता है लोग पर्सनल महत्वाकांक्षा से जाते हैं, आप अभी तो नहीं रोक सकते, लेकिन अभी भी जन समूह है कांग्रेसियों का, ये मैं जरूर कहूं। डॉक्टर राय, क्या पार्टी छोड़कर नेताओं का जाना ये चुनावी मौसम होता है तभी ज्यादा होता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की विचारधारा से प्रभावित होकर कोई लंबे समय तक एक पार्टी से जुड़ा रहा नेता भी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है? अर्चना जी, अभी बहुत सीधी सी बात है, अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी रोक नहीं लगाई होती और ये नहीं कहा होता कि हम भारतीय जनता पार्टी से जिनका भी टिकट कट रहा है या जो भी है जिनका टिकट काटना चाहे वो काट दे, अब हम भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक को नहीं लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 150 विधायक हमारे पार्टी के मुख्यालय के बाद क्रमबद्ध शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डॉक्टर राय, आप भी क्यों रोक लगा दी? देख लेते ना, बीजेपी में भगदड़ मच जाती, बेकार आप बीजेपी का भला सोचने लगे। बताइए, अब आप बीजेपी का भला सोचेंगे तो फिर कौन करेगा? बात सुन ले, जब इनके आपने अपना भला सोचा है, बीजेपी का नहीं, इसलिए क्रेडिट खुद लीजिए, उनको मत दीजिए। प्लीज मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें। अभी आपने देखा कि माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिराथू गए थे कौशाम्बी में, क्या हुआ उनके साथ सबने देखा। अभी इनके मान सिंह जो विधायक हैं वो गए थे, क्या हुआ। सीतापुर की घटना आपने देखी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की कितनी विधायकों को दौड़ा रही है और ये कहते हैं कि ये जनता के बीच में जा रहे हैं। साहब, जनता इनको घुसने दे रही है। पडरौना की सीट तभी जीत पाए स्वामी प्रसाद मौर्य जब आरपीएन सिंह वहां से हट गए, उन्होंने छोड़ दी। एक बात बताइए, अगर आरपीएन सिंह खड़े हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? जिनको आप लेकर आए हैं, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चुनावी मौसम में आए, 5 साल बेचारे मंत्री रहे लेकिन स्टूल पे बैठते रहे, इतने लाचार मंत्री, उनका आप क्या करेंगे? फिर किस काम के रह जाएंगे आपके अगर जीत नहीं पाए तो? अर्चना जी, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता है और आरपीएन सिंह साहब का इतिहास देख लो, पिछले चुनावों में कितने चुनाव हारे हैं वो, ये भी इतिहास जानना जरूरी है। जनता ने उनको रिजेक्ट किया है, अब बारंबार हर नेता चुनाव हारा है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे आरपीएन सिंह हो, आप उनको रिजेक्ट कह के इस तरह से खारिज नहीं कर सकते। जब वो चुनाव में उतरे थे तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को कड़ी टक्कर देके हराया था, ये बात तो सच है, नहीं तो तथ्य है ना, इससे तो आप इनकार नहीं कर पाएंगे। अर्चना जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैंने बोला आरपीएन सिंह साहब बड़े नेता है। हमने बोला, सबसे पहला ओपनिंग स्टेटमेंट था मेरा ये, मैंने बोला कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े नेता है वो, लेकिन पडरौना की जनता ने उनको एकदम रिजेक्ट किया। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि सपा की ऐसी आंधी चल रही है कि एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता उनको हरा देगा, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे बड़े नेता हैं और उनके पास एक जन समूह है, जन सैलाब है, और आप देखिएगा रिकॉर्ड मतों से वो जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से। यादव जी, श्याम सिंह यादव, अब जब बहुजन समाज पार्टी में थे तब उन्होंने आरपीएन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी में गए हैं बीजेपी से होते हुए तो उनका वोट बैंक इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब वो किसी भी नेता को टक्कर देकर अपनी सीट जीत पाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जी बोलिए श्याम सिंह जी, बोलिए। मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी में जाके कुछ कर पाएंगे। जनता इस बार बहुत बुरी तरह दल बदलुओं के खिलाफ है और ख़ास तौर से जो है ये जो आरपीएन सिंह जी हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इनके मुकाबले जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनकी जनता में बहुत पकड़ है, बहुत मजबूती है, और वे ये एक स्वार्थ बस गए हैं और वो एक लक्ष्य लेकर आए हैं। जो पिछड़े वर्गों का, दलितों का इस गवर्नमेंट ने नुकसान किया है, उससे आज ही जाकर के उसके खिलाफ मोर्चा लेने के लिए वो दल बदल किए हैं। जहां तक मैं समझता हूं, दोनों के दल बदलने में एक बुनियादी फर्क है। तो जहां तक मैं सोचता हूं
कि आरपीएन सिंह जी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे जी। और इनको अपने श्याम सोच सिंह पर, जी। अपने किए पर जी। पछतावा होएगा। एक बात और मैं कहता हूं, हालांकि इसका अभी कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आप सुन लीजिए। हम तो दूसरे पार्टी के हैं लेकिन अगर हम ऐसा कह देंगे तो आप तुरंत कहेंगी कि हम भी ये छोड़ कर दूसरी में, हम इसको छोड़ करके किसी दूसरे में नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है। ठीक है। आपने देखा होगा गांव में ठीक है, एक श्याम सिंह यादव जी लौटूंगी पौधा आपके होता पास, है। लेकिन आपने जो बात कही आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ऐसा लगा कि ये जवाब शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से आ रहा है, लेकिन बोल रहे थे बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव जी। आरपीएन सिंह जो 32 साल तक कांग्रेसी रहे, अब उन्होंने कमल का फूल थाम लिया है, तो सवाल ये उठ रहा है क्यों एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं? क्या इससे यूपी में कांग्रेस की लड़ाई कुछ कमजोर होगी? मुदित जी, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अगर 2014 से अभी तक का जिक्र करूं तो तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिनको शायद मेरे लिए भी जब शुरू में सुनती थी पार्टी बदल लिया तो ये ध्यान रखना मुश्किल होता था कि अब बीजेपी में आ गए हैं। जगदंबिका पाल से इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, जितेंद्र प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिश्व शर्मा, लंबी फेहरिस्त है, टॉम वडक्कन, संजय सिंह, ये एसएम कृष्णा, मतलब ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन कांग्रेस में बिता दिया, कांग्रेस पार्टी, और वो एक लगते थे। नाम भी सोचना अलग से, अगर हमें भी बोलना हो तो एक सेकंड के लिए सोचना पड़ता था कि अभी बीजेपी नेता हो गए हैं। अगर ऐसे नेता, इतने बड़े बड़े नाम जिन्होंने अपना जीवन कांग्रेस के साथ बिता दिया, अगर वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो क्या कांग्रेस को आत्म अवलोकन करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि कमी तो हमें भी हो सकती है ना, वो उसके लिए तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। देखिए, मैंने 2-3 चीजें आपको पहले ही बोल चुका हूं। मैं तो ये कहता हूं, एक भी कार्यकर्ता छोड़ के जाता है कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान होता है, लीडर जाता है तब भी होता है। लेकिन ये देखना चाहिए ना वो जा क्यों रहे हैं। अगर कोई जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी है, या तो मुझे ये बताइए ना, जो आपने नाम लिए उनको पार्टी से कुछ ना मिला हो। ये वो नाम है जिनको लीडर कांग्रेस ने तो बनाया। अगर कांग्रेस में वो नहीं होते तो उनको लीडर मानता कौन? तो उनको कांग्रेस ने ही लीडरशिप दी, कांग्रेस ने ही उनको लीडर बनाया। लेकिन जब उनको ये लगा कि भाई उनकी महत्वाकांक्षा कांग्रेस में सिद्ध नहीं हो सकती, उन्होंने पार्टी छोड़ी। लेकिन मैं तब भी ये कहूंगा, देखिए मैंने तो दोबारा से कहा, कोई भी पार्टी छोड़ के जाता है नुकसान होता है, लेकिन कभी कभी आप लोगों को रोक नहीं सकते, ये भी एक सच्चाई है। यूपी की खास ज्यादातर आपने जो नेताओं के नाम लिए वो यूपी के थे। उसकी एक वजह रही है, पिछले 25 साल से यूपी में कांग्रेस की जमीन काफी घटी है और कम हुई है। इसको मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। उसमें प्रियंका गांधी जी अभी काम कर रही है, 2 साल पहले उन्होंने यूपी का चार्ज लिया है, तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रही है। उसके नतीजे आप फ्यूचर में देखेंगे। तो देखिए, वो लीडर जिनको सब कुछ पार्टी ने दिया है, उनको कम से कम पार्टी के साथ बुरे समय में खड़े भी रहना चाहिए, ये मेरा कहना है। और मैं तो वाकई में इस चीज में विश्वास रखता हूं। तो कहीं ना कहीं आप उन लीडर्स के ऊपर भी तो सवाल उठाइए ना कि वो महत्वाकांक्षी इतने क्यों है, वो सिर्फ अपना भला देख रहे हैं, पार्टी का भला क्यों नहीं देख। आज अगर आप मुझे कहते हैं इतने साल कांग्रेस में रहने के बाद 7 साल पीएम मोदी थे, आज अचानक लोगों को पीएम मोदी में आस्था आ गई, तो ये तो आप भी जानते हैं ये सच नहीं है, मैं भी जानता हूं ये सच नहीं है। तो कम से कम इसको आइडियोलॉजी से ना जोड़े, मैं सिर्फ ये कहता हूं। हाँ, महत्वाकांक्षा से जोड़ सकते। सुदेश वर्मा जी, अभी आप लोगों के पास ताजा उदाहरण है। बीएसपी से आप पिछले चुनावों में लेकर आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी, मंत्री रहे 5 साल। उसके बाद जैसे ही अब दोबारा चुनाव आए 2022 के, वो आपको छोड़कर चले गए एन चुनाव के पहले। तो ये क्या जो चुनावी मौसम में जो नेता पार्टी में आते हैं उनको लेना आपके लिए नुकसानदायक तो साबित नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने ग्राउंड वर्क को कर रखा है और हमने हमेशा बोला है कि बीजेपी प्लेटफॉर्म है। अगर लोग अपनी राजनीति को बीजेपी के प्लेटफॉर्म से करना चाहें तो वेलकम है वो। जब ये लोग आए थे बहुजन समाज पार्टी से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तब आप लोगों ने ग्राउंड वर्क किया था, श्योर किया था कि ये नहीं जाएंगे, वो तो 5 साल में चले गए। ऐसे फिर कोई आएगा फायदा उठा के, लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं ऐसे में। इसीलिए वो जीते, बीजेपी के साथ नहीं होते तो नहीं जीतते। और ये आपको दिखेगा इस बार, क्योंकि वो हारे हुए सीट्स हैं जिसके लिए वो लड़ने जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है। मैं 2 बातों का जवाब देना चाहूंगा। एक तो समाजवादी के प्रवक्ता जी ने कहा, देखिए
बहुत खुशी की बात है कि आप बीजेपी से जो एक तूफान आपकी तरफ जा रहा था, आपने रोक दिया उसको। बीजेपी के 150 एमएलए को आपने नहीं आने दिया। हम शुक्रगुजार हैं, आप भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? सभी लोग बीजेपी के लिए काम करें। और दूसरी बात आप बोल रहे हैं आइडियोलॉजी थी, महत्वाकांक्षा। राजनीति में जो भी है, चाहे हम हैं, आप हैं, बैठे हुए बाकी लोग, बिना महत्वाकांक्षा की राजनीति में क्यों होंगे? महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, अच्छी बात है। महत्वाकांक्षा को कैसे मोड़ा जाए राष्ट्र हित में, ये पार्टी का दायित्व होता है। और पार्टी तभी कर पाती है जब पार्टी की आइडियोलॉजी सही होती है, नेतृत्व सही होता है। महत्वाकांक्षा को दोष मत दीजिए, महत्वाकांक्षा होना चाहिए, नहीं तो आप क्यों करेंगे? जिंदगी में क्या करेंगे बिना महत्वाकांक्षा के? हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अच्छा करे। डॉक्टर राय, महत्वाकांक्षा से लैस कुछ लोग आपकी भी पार्टी में आए हैं, महत्वाकांक्षा पूरी हो गई, मतलब निकल गया तो फिर चले जाएंगे, फिर वो दूसरी दिशा में अपने को मोड़ लेंगे, अपनी महत्वाकांक्षा को दूसरी दिशा में राष्ट्र निर्माण करने लगेंगे, यूपी निर्माण करने लगेंगे, फिर खाली हाथ रह जाएंगे आप लोग। अर्चना जी, मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूँ। माननीय सांसद जी ने बहुत क्लियर कट बात बताई, उसी बात पे मैं आने वाला था। बहुत सीधी सी बात बताई कि जितने भी हम इनके मंत्री छोड़ के आए हैं, उनका एक जन समर्थन है, उनके पीछे एक जन समूह जुड़ा हुआ है, जनता का प्यार जुड़ा हुआ है, और वो उनके साथ एक वोट बैंक चलता है, जिसे कहते हैं वो जनता से जुड़े हुए। डॉक्टर राय, और मेरा एक सवाल है, सवाल सुन लीजिए, फिर आप अपना जवाब आगे दीजिएगा। जो आपके यहाँ है उनका जन समर्थन है, उनका जन समर्थन नहीं छिटकेगा, उनके साथ रहेगा, वो लोगों से जुड़े नेता हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो उनके पास कोई जन समर्थन नहीं है, वो लोगों से जुड़े हुए नेता नहीं है, वो अपना वोट बैंक लेके नहीं जा रहे हैं। ये परिभाषा किस तरह से आप लोग तय करते हो? ये सिर्फ आप नहीं, सभी राजनीतिक दल, मैं बीजेपी से पूछूं, बीएसपी से पूछूं, कांग्रेस से पूछूं, सभी इसी तरह के जवाब देंगे। अर्चना जी, मैं बहुत सीधी सी बात पूछता हूँ आपसे। अभी जैसे अपर्णा जी ने ज्वाइन किया, अपर्णा जी की पहचान क्या है? क्या पहचान है? कितने वोट वो गिरवा सकती है? अभी प्रमोद गुप्ता जी ने ज्वाइन किया, कितने वोट वो अपने साथ लेके जा सकते? ये तो परिवार में सेंध लगा के बीजेपी कामयाबी हासिल कर रही है। वो कह रही है कि प्रदेश क्या संभालेंगे, परिवार नहीं संभाल पा रहे अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं परिवार नहीं संभाल पा रहे, प्रदेश क्या संभालेंगे? अर्चना जी, इस तरह का जवाब मैं नहीं दे पाता। प्लीज आप या तो मेरा जवाब कंप्लीट होने दें, उसके बाद सवाल पूछें। मैं कह तो रहा हूं, हमें या तो जवाब देने दें, या बीच में आप सवाल ही पूछते रहेंगे तो मैं अपना जवाब कहां से कंप्लीट करूंगा? देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूं। हमने इनके बीच में क्या है, ये सिर्फ आपस में लड़वाते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, इनका यही काम रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही बात तो कह रहा हूं कि पहचान क्या और उनके साथ कितना वोट जा रहा है, आप जनता जानती है कि इन लोग के पीछे कुछ नहीं है। ये जनता को, जैसे अभी माननीय सांसद जी ने कहा कि ये हताशा और बौखलाहट से इतने हार निराश हो गए हैं, ये किसी को भी ज्वाइन करा रहे हैं। सबको पता है कांग्रेस इस समय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो अपनी पार्टी को माननीय प्रियंका जी मजबूत करने का प्रयास कर रही है। अब उनके नेता को लेके ये पडरौना लड़ाने की बात कर रहे हैं। आरपीएन सिंह साहब कितने चुनाव में, पिछले कितने चुनाव में कितना वोट पाए हैं, सबने देखा है, सबको पता है। और कहते ना आंकड़े हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिए, जनता एकदम जानती है। और पडरौना की जनता तो बहुत अच्छे से जानती है, इसमें किसी को बताने की जवाब नहीं। ये हार और हताशा से इतने डर गए हैं, बौखलाहट इनके अंदर है, ये किसी को भी ज्वाइन कराने के लिए तैयार है, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं बचा। अर्चना जी प्लीज 5 सेकंड 10 सेकंड और, ठीक है बोलिए, 10 सेकंड और। ये सरकार बेरोजगारी पे बात नहीं करती, ये सरकार महंगाई पे बात नहीं करती जो 2014 में डायल थी। ये सरकार सबसे महंगी बिजली बात बेचती है। अजय मिश्रा टेनी को अभी तक बर्खास्त नहीं किया, जिसने भड़काऊ बयान दिया था उनके बेटे। ठीक है डॉक्टर राय, ये 700 किसानों की बात नहीं करती, हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे की बात करते हैं और इनका हम डॉक्टर राय, ठीक है, उत्तर प्रदेश से गूगल ये भी बता देगा कि किस पार्टी से थे तब जीत पाए, किस पार्टी से थे तब नहीं जीत पाए। श्याम सिंह यादव जी, मायावती ने कुछ समय पहले कहा कि मैंने विधायक बनाया, मेरी पार्टी का वोट मिला तभी वो जीत पाए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया था, ये सभी ने सुना और गूगल भी किया जा सकता है, जिस तरह से डॉक्टर राय कह रहे हैं तो सच और झूठ अपने आप सामने आ जाएगा कि मैंने मुख्यमंत्री बनाया मायावती को। मायावती जी कुछ और कह रही थी, तो आप मायावती जी के बयान के साथ हैं या नहीं हैं? मैं हमेशा पार्टी में हूं और माननीय बहन जी के बयान के साथ हूं।
इसमें कोई दो राय नहीं। इस पर कैसे आपको संदेह हो रहा है? मैं हमेशा उनके बयान के साथ हूं, उनके साथ हूं, उनके बयान के साथ हूं। और एक सवाल मैं आपसे केवल छोटा सा पूछना चाहता हूं अर्चना जी, कि ये जो डिबेट का एजेंडा सब्जेक्ट सेट करते हैं, ये आप करते हैं चैनल या बीजेपी करती है? केवल मैं ये हाँ या नहीं में जवाब सर, ये मैं आप पे छोड़, अगर आप जो करते सूट हैं, करता है आप वो सोच लीजिए। आप स्वतंत्र हैं सोचने नहीं। के लिए, बिल्कुल स्वतंत्र है। मेरी तरफ से नहीं, जो नहीं, आपको जवाब मुफीद हम भी लगे तो वो सवाल नीचे पूछ लिख सकते लीजिए। हैं। आंसर हेंस प्रूव्ड मेरी तरफ से। नहीं, नहीं, चलिए नहीं, ठीक है, नहीं, इस डाइवर्ट नहीं करते मुद्दे को। नहीं, मुदित हम अग्रवाल जी, भी, मैं हाँ, इसलिए हाँ। भी ये सवाल पूछ रही हूं हाँ। क्योंकि 2016 से 2020 के बीच की अगर आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस को 170 से अधिक विधायक छोड़कर गए हैं। मैं दोबारा से एक चीज कहता हूँ, अभी सुदेश जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बीजेपी के कल्चर की। ये भी सच्चाई है, जो लोग कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी में परेशान बहुत हैं। देखिए, आप वीरेंद्र सिंह जी की बात कर लीजिए, राव इंद्र सिंह जी की बात कर लीजिए, अमृता बहुगुणा जी की बात कर लीजिए। देखिए, बीजेपी के कल्चर में कांग्रेसमैन सूट नहीं करता। हेमंत बिश्वा शर्मा जिनकी ये बात कर रहे हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो, ठीक है, लेकिन पहली ड्यूटी पार्टी आपने हेमंत बिस्व शर्मा का जिक्र किया। मुदित, मेरा एक सवाल, ठीक है, मैं कुछ जोड़ देती हूँ, फिर आप दीजिएगा। आप आराम से बोलिएगा, मैं कुछ जोड़ देती हूँ, उसमें आप फिर बोलिएगा। हेमंत बिस्व शर्मा का आपने जिक्र किया, मैं उसी पे जोड़ रही हूँ, जो आपने बात की उसी में जोड़ रही हूँ। आपने हेमंत बिस्व शर्मा का जिक्र किया, उन्होंने छोड़ा था तो उन्होंने क्या कहा था? ये शिकायत लगभग नेता करते हैं कि पार्टी आलाकमान उनकी बात नहीं सुनता। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि वो जब गए थे राहुल गांधी से मिलने, तो वो कोई डॉगी था, मुझे नाम नहीं याद है, बड़ा उस समय नाम चला था वो, कि वो उसको बिस्किट खिला रहे थे, मेरी बात भी नहीं सुनी। उसके बाद वो वहां मुख्यमंत्री बने हैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूं कि कांग्रेस पार्टी में जो नेता जा रहे हैं, अगर सब एक ही सुर में कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो इस पे तो सोचना होगा ना। देखिए, अब आप मुझे भी बोल दीजिए, आप समझदार, आपका सवाल इतना लंबा होता हमें आंसर नहीं करने देते। नहीं, आपके सवाल में सवाल आप अगर जवाब देंगे तो सवाल तो सुनना पड़ेगा। मैं उसको बोल रहा था, आपका सुनने में इंटरेस्ट नहीं है ना, दिक्कत यहाँ पे। देखिए, विश्व शर्मा जी की बात कर लेते हैं। अगर उसी मीटिंग में राहुल गांधी जी ने उनको बोल दिया होता हम आपको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, तो वो क्या करते? वो खुशी खुशी जाके चीफ मिनिस्टर बन जाते, तब वो कोई अपशब्द या ऐसी बातें नहीं करते। देखिए, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। वो ये कहते थे या तो मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, नहीं तो मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं। तो माफ करना, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अगर आज बीजेपी ने उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया होता तो क्या वो पार्टी में रहते? ये भी सोचने की बात है। और रीता बहुगुणा जोशी जी क्या कहती हैं, राव इंद्रजीत जी क्या कहते हैं, वीरेंद्र सिंह जी क्या कहते हैं, आप सिंधिया जी का ही ले लीजिए। उनको उन्होंने मिनिस्टर बनाया एविएशन का और एयर इंडिया बेस थी, वो किस चीज के मिनिस्टर रह गया? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी, जो भी कांग्रेस से आदमी आता है, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ के उनको वो इज्जत और मान सम्मान बीजेपी में ना कभी मिला है, ना कभी मिलेगा, जिसकी वजह है लोग वहां परेशान होते हैं और कोशिश करते हैं वो वापस आ जाए। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है मुदित अग्रवाल, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा पहले मुख्यमंत्री नहीं बने, पहले वो मुख्यमंत्री नहीं थे। इस बार के चुनाव के बाद उनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। इसके अलावा और भी जो जिक्र आपने किए, ठीक है। सुदेश वर्मा जी, आप लोगों पे अभी तक तो जाति धर्म पर आधारित आरोप लगते थे, अब आप पे आरोप लग रहे हैं, डॉक्टर राय आरोप लगा रहे हैं कि आप तो परिवार भी तोड़ने लगे हैं। नहीं, हम लोग क्यों तोड़ेंगे? हम तो चाहते हैं परिवार मजबूत हो। परिवार सांस्कृतिक ढांचा का बहुत बड़ा आधार है। लेकिन फूट तो डाल रहे हैं ना आप लोग परिवार में, इसीलिए परिवार के लोग आपके पास आ रहे हैं। राजनीति की हो रही है, तो दो तीन जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि डोंट शूट द मैसेंजर। आप मीडिया को दोष दे देते हैं कि बीजेपी एजेंडा सब तय कर रही है, उसके बाद मीडिया लड़ाई लड़ लेंगे, हमको आपका समर्थन नहीं चाहिए। मैं मीडिया से हूं, मैं चाहूंगा इसको ना बोले, मुद्दे पर बात किया है, मुद्दे पर आपको बीजेपी शिकायत है, बीजेपी की बात करें। देखिए, आपने कहा कि जो नेता आए हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, जस्ट टाइम लगता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब वो गए थे तो राहुल गांधी जी अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। ये रिपोर्टेड थी, हेमंत बिस्वा ने अपने इंटरव्यू में कहा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकार बनाई बीजेपी के लिए बहुत कार्य किया
और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। सुदेश मुख्यमंत्री नहीं बने। सुदेश वर्मा जी, फिर सवाल ये भी उठता है कि आपके पास अपनी पार्टी के नेताओं की कमी है, अपनी विचारधारा के लोगों की कमी है, जो आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं नेता दूसरी पार्टी से अपने यहाँ महत्वपूर्ण पद देने के लिए या फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं। बीजेपी उसको सुन लीजिए ना, मैं बोल दूं। ठीक है, बोलिए सुदेश। कोई भी व्यक्ति कंट्रीब्यूट करेगा, उसको उसके मुताबिक कार्य करने का मौका मिलता है, इसमें क्या बात है। और बीजेपी किसी को तो ये तो नहीं मानती कि आप नेशनल आइडियोलॉजी के नहीं है। परत आंख पर जमा हुआ, उस परत को आप हटा के आ जाते हैं तो फिर क्या दिक्कत है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, दो नेशनल पार्टी के बीच में जो कांग्रेस के नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़कर आप आते हैं तो फिर आप बीजेपी हो जाते हैं। अच्छा, मतलब जो आपके यहाँ आता है वो फिर राष्ट्रीय विचारधारा का हो जाता है। आपके यहाँ कोई ऐसी गंगा बहती है, कोई ऐसी नदी है जहाँ पर सब धुल के स्वच्छ साफ हो जाते हैं, धुल पुछ के साफ हो जाते हैं बीजेपी में आके। अरे मैं बताता हूँ जी, बीजेपी के पास एक लॉन्ड्री मशीन है जिसमें देशद्रोही नेता डालो या करप्ट नेता डालो, वो दूसरी तरफ से स्वच्छ होके बाहर आता है। भैया ये मशीन का सीक्रेट सबको बता दीजिए। नहीं, वो आपको बता देंगे तो आप भी ऐसी कर लेंगे ना, वो नहीं बताएंगे। श्याम सिंह यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। श्याम सिंह जी, ठीक है, कहने की बात है। श्याम सिंह जी बोलिए। सुदेश जी हो गया, सुदेश जी हो गया, श्याम सिंह जी को सुन लेते हैं, वरिष्ठ जी, बोलिए सर। सुन लीजिए, एक ये जो बीजेपी के नेताओं की इंपोर्ट करने की बात कही, ये शुरुआत से है। एक जानते हैं, इनके आका होते थे बलिराम केशव राम हेगडेवार का नाम सुना है आपने? वो सरसंघ चालक होते थे, वो कांग्रेस सेवा दल के मेंबर थे आरएसएस में आने से पहले। तो इनके ऊपर से लेके नीचे तक अभी इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि जो सरसंघ चालक होते थे हेगडेवार, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, वो भी कांग्रेस के सेवा दल के मेंबर थे और उसको छोड़ करके आए थे, आरएसएस बनाए थे। इसी तरह से दो और बड़े बड़े नेता इनके जो पुराने जनसंघ के थे, सब कांग्रेस छोड़ के आए हैं। इन्होंने सब इंपोर्ट किया है, इनका कोई अपना ओरिजिनल नहीं है। यादव जी, ठीक है यादव जी, लेकिन वो इंपोर्ट कर पा रहे हैं, वो अपनी विचारधारा फैला रहे हैं। क्या बाकी पार्टियों को सोचने की, अगर वो अपनी विचारधारा, वो अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, जाहिर सी बात है, वो अपनी विचारधारा ही फैलाएंगे, जाहिर सी बात है, तो दूसरी पार्टियां क्यों ऐसा नहीं कर पा रही, क्यों वो सिकुड़ती जा रही हैं? देखिए, विचारधारा फैलती है कुछ स्वार्थ से भी, लाभ से भी। ये जो कुछ लोगों को आप इधर से उधर जाते हुए देख रहे हैं और विचारधारा की बात कर रहे हैं, ये विचारधारा के आदमी नहीं हैं, ये सब महत्वाकांक्षी हैं, अपना नफा नुकसान देख करके जाते हैं। जो विचारधारा के हैं वो चाहे पैर जमीन पर पड़े रहें, लेकिन उसी पार्टी में आज भी हैं, कांग्रेस में। क्या हर पार्टी में, कांग्रेस में है, बीजेपी में है, सपा में है, बसपा में है, कम्युनिस्ट में है, हर पार्टी में है। ये विचारधारा वाले नहीं हैं, ये अपने गुड़ देख करके चीटा जैसे जाता है, जहां उसकी महक सुनाई सूंघता है वहां जाता है। ये उस तरह के नेता लोग हैं। ये विचारधारा तो इनके महत्वाकांक्षा के साथ साथ बदलती है, इनकी विचारधारा। मुदित, क्या ऐसा लग रहा है इस बार 2022 के चुनाव में खास तौर पर कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही लड़ाई में है, क्योंकि बीएसपी भी बहुत ज्यादा मैदान में नजर नहीं आ रही, कांग्रेस पार्टी का वैसे ही कैडर नहीं है, बहुत कमजोर है, ये बात आप खुद मानते हैं। प्रियंका गांधी 2 साल से पिछले मेहनत कर रही हैं, लेकिन उसका नतीजा आने में भी बहुत वक्त लगने वाला है। इस बार के चुनाव में कम से कम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। क्या इसी वजह से ज्यादातर नेताओं का बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जाना जारी है? देखिए, जैसे मैंने कहा, यूपी कांग्रेस के लिए मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। शॉर्ट टर्म में पिछले 2 साल में ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करना यूपी में बहुत जरूरी था। अगर आप चाहते हैं संदेश जनता तक पहुंचे, वो कैसे जाएगा? मीडिया और ऑर्गेनाइजेशन। मीडिया से तो आजकल कोई उम्मीद है नहीं हिंदुस्तान में, वो तो बीजेपी की माउथ पीस बनी हुई है। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जनरल कह रहा हूँ। आदत पड़ गई हमारी, फर्क नहीं पड़ता। बोलिए। नहीं पढ़ना चाहिए ना, थोड़ी सच्चाई भी सुननी चाहिए, उसमें क्या है। आप लोगों सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री आप लोगों ने सबने चलाई हुई ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने सर्टिफिकेट बांटते रहिए और चिपकाते रहिए। बोलिए आगे। देखिए, सर्टिफिकेट बांटने की एजेंसी तो बीजेपी ने खोल रखी है, कोई हिंदू है कि नहीं है बीजेपी बताएगी,
कोई देशभक्त नहीं, है कौन कि नहीं, बिका बीजेपी है, बताएगी। कौन मीडिया किसके और लिए मीडिया बोलता उसमें है, उनका किसका साथ एजेंडा देता है। कौन तय करता है, इसकी फैक्ट्री तो आपने भी खोली हुई है ना। अब कितनी बुरा लग रहा है आपको कि हम कुछ बोल बिल्कुल रहे नहीं, हैं? मैं जो सच सच्चाई बता बोल रही हूँ रहे हैं। आपको, सच्चाई मैं बोल इसीलिए रहे हैं, कह रही तब हूँ कि भी मुझे बुरा लग रहा है। बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आप आराम से आप सर्टिफिकेट दूसरे को दीजिए, सर्टिफिकेट देते सफाई रहते देने नहीं की रहते जरूरत हैं। नहीं आपको उसमें आगे। जी बोलिए, अपनी मैं बात पूरी सफाई क्यों दे करिए, रहा अपनी हूं? बात पूरी करिए, मैं बात तो पूरी करिए। देखिए, मैं सफाई नहीं दे रहा, मैं तो सच्चाई पेश कर रहा था। सच्चाई तो आप दे रही, सफाई तो आप देने शुरू कर दी थी। एनीवे, बात वो नहीं है। यूपी कांग्रेस के लिए मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन को सुदृढ़ करें, जिसको प्रियंका गांधी ने खुद अपने कंधे पे भार संभाला है, और वो ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है जब वो रिजल्ट आएंगे, पहले से बहुत अच्छा कांग्रेस रिफॉर्म करेगी, और आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी नींव हमारी तैयार हो रही है, जो आपको इस इलेक्शन के रिजल्ट्स में नजर आएगा, और उस पर हमें बहुत खूबसूरत इमारत बनेगी। ये मैं कहना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो और जल्द ही हो, क्योंकि सबसे पुरानी देश की पार्टी है, वो रहनी चाहिए स्ट्रांग विपक्ष के रूप में, उसके बाद वो सरकार में आए। कम से कम उस पार्टी का प्रेजेंस तो बहुत जरूरी है। सुदेश वर्मा जी, जिस तरह से आप दूसरी पार्टियों के लोगों को ले रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि पूर्वांचल में आरपीएन सिंह के आने से बहुत बड़ा कुछ आपको फायदा हो जाएगा? उनका अपना वोट बैंक कितना है? 2009 के बाद वो कोई चुनाव जीत नहीं पाए, कितना फर्क पड़ जाएगा, कितना फायदा होगा? या आप भी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के चल रहे हैं? देखिए, जब राजनीति में 1+1 2 तो नहीं होता है, 11 भी होता है, क्योंकि किस तरह से लोग रिएक्ट करेंगे, क्या केमिकल रिएक्शन होगा, इस पर डिपेंड करता है। राजनीति कोई गणित तो है नहीं, इसका एक अप्रत्याशित रिजल्ट भी हो सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भाजपा में आके भाजपा की राजनीति करना चाहता है और ये कहता है कि हम नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंडा से बहुत प्रभावित हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, कल तक वो राहुल गांधी के करीबी थे, गांधी परिवार के करीबी थे, उनका गुणगान गाते थे, आज वो बीजेपी में आ गए तो प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान गा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति पे भरोसा करती है क्या पार्टी, या फिर 5 साल बाद वही हाल होगा जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया? नहीं, हम भरोसा करते हैं, जो लोग जैसा बोलते हैं उन बातों में भरोसा करते हैं, और उन लोगों को जो लोग छोड़े हैं उन्हें अपना हित नहीं दिखा, सत्ता हुआ, उन्हें लगा कि भाई भतीजावाद जो टिकट दिलाना चाहते थे नहीं मिल पाया, तो बीजेपी में मुश्किल है, कांग्रेस में पॉसिबल था, इसलिए अपने अपने कारणों से वो छोड़े। आपको भी पता है, ये कोई छुपा हुआ चीज तो है नहीं। तो हम उनको शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि कोई हमारे दुश्मन नहीं है। राजनीति प्रतिस्पर्धा है। कांग्रेस अगर राष्ट्र की मुख्य विचारधारा से लिंक होकर राजनीति करे, राष्ट्र के बारे में सोचे, तो कांग्रेस से क्या दिक्कत हो सकती है? डॉक्टर राय, मजबूत कांग्रेस या कमजोर कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस फायदेमंद है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए? अर्चना जी, देखिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मजबूत है कौन नहीं। हम समाजवादी पार्टी के लोग जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, हम जनता के बीच में मजबूत हैं, और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। अभी 10 फरवरी को चुनाव स्टार्ट होने दीजिए, और जब तक 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, 28 दिन में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को हम सुपड़ा साफ कर देंगे। क्योंकि एक आंधी आ रही है अखिलेश जी की तरफ। हर नौजवान, जो करीब 4.5 करोड़ नौजवान इस बार जो यूथ वोटर है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में को अपना नेता मानता है। जो किसान, वो अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ देख रहा है, जिसको 700 किसानों की शहादत हो गई, और सबसे महंगी बिजली, क्या कहते हैं, डीएपी मिलती नहीं, खाद के दाम दुगने हो गए। महंगाई की बात ये सरकार नहीं करती। वो बेरोजगार जो उत्तर प्रदेश में हम लैपटॉप बांटते थे, ये लाठियां बांटते थे, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको बटन दबाने का मौका है और कब वो साइकिल पे बटन दबा दें। इसीलिए वो लैपटॉप बांटने लगे हैं डॉक्टर राय, इसीलिए उन्होंने लगता है लैपटॉप बांटने की शुरुआत कर दी है। उनको लगा कि लैपटॉप वाले कहीं आपकी तरफ ना चले जाएं, डर गए वो लग रहा है। श्याम सिंह यादव जी, 4.5 अर्चना सिंह जी, बस मुझे 5 सेकंड और मैं ये सीधे से ये कहना चाहता हूँ। अर्चना जी, आपने देखा होगा 4.5 साल ये सरकार सोती रही, 4.5 साल बाद क्यों एक जगह 68 लाख टैब बांटने का वादा किया था। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी कंपनी है जो 68 लाख टैब बना के आज भी बांट दे? आचार संहिता लग गई, अब ये बट नहीं सकते, अब ये सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, और जनता बहुत अच्छे से समझती है। अगर इनकी इच्छा और इच्छा शक्ति होती तो जब ये सरकार में आए थे, शुरू के 6 महीने या 1 साल में उसको शुरू कर दिया होता। बिल्कुल डॉक्टर राय, सवाल इसीलिए उठता है कि लगा जब चुनाव सर पे हैं और जनता सवाल ना पूछे कि आपने जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया,
तो लगा अब आखिरी समय पे कुछ लैपटॉप तो बांट ही दिए जाएं, कम से कम कुछ मैसेज तो चला जाए। श्याम सिंह यादव जी, उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई में सबसे कमजोर बीएसपी नजर आ रही है। श्याम सिंह जी, उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई में क्या बीएसपी कमजोर है या बीएसपी पूरी तरह से चुनाव में नहीं उतरी है? जब हम फील्ड पे जा रहे हैं तब भी ये दिख रहा है, ऐसा क्यों है? हम बेशक अपना काम भीतर भीतर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से कर रहे हैं। अब ये आपको कम लगता है तो दूसरी चीज़ है, लेकिन हम लोग तो खाली बैठे नहीं हैं, कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी हकीकत बता दें कि जो फ्लोटिंग वोट है इस समय बीजेपी के खिलाफ जो वोट है, जो बीजेपी को हराना जानता है, चाहता है, वो देख रहा है कि कौन सी पार्टी बीजेपी को हरा पाने में कामयाब होगी, और स्वाभाविक रूप से नेचुरली उन तमाम वोटों का झुकाव उसकी तरफ हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप साफ साफ बताइए कौन सी पार्टी है जो बीजेपी को लग रहा है। नहीं यादव जी, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, कौन सी पार्टी है जो लोगों को वो फ्लोटिंग वोट्स जो हैं जिनको दिख रहा है कि वो बीजेपी को हरा सकती है? आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं या बीएसपी की बात कर रहे हैं? थोड़ा साफ कर दीजिए। जो भी है, आपने हमारे सवाल का जवाब तो दिया नहीं, तो हम क्या साफ कर दें? लीजिए जनाब, यहाँ आप मेरे सवाल का जवाब देने आए हैं या आप सवाल पूछने आए हैं? चलिए कोई बात नहीं, आपकी तो मैं भी साफ कर दूंगा इस चीज को। आपकी बातें बहुत मतलब निकालने वाली बातें हैं। डॉक्टर अभिषेक राय बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों में, वो बहुत कुछ मतलब समझ पा रहे हैं आपकी बातों का। मुदित अग्रवाल जी, आपके स्टार कैंपेनर अब बीजेपी के स्टार कैंपेनर हो गए। एक दिन पहले लिस्ट जारी हुई, बीजेपी में चले गए। कुछ खास फर्क उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में क्या पार्टी को पड़ेगा? आरपीएन सिंह की खास तौर पे बात करें उनके जाने से, या कोई फर्क नहीं पड़ना? देखिए, मैंने आपको बताया कांग्रेस यूपी कांग्रेस के लिए मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। शॉर्ट टर्म में जरूरी था वहां पे ऑर्गेनाइजेशन बेस अपना स्ट्रांग करना, जो आपको पता है। देखिए, किसी से छुपा नहीं है, पिछले 20-30 साल से यूपी में कांग्रेस की पोजीशन बहुत खराब रही है। प्रियंका गांधी जी ने हिम्मत दिखाई, वहां पे लीडरशिप ली है। ये मीडियम और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। चलिए, आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ठीक है। सुदेश जी 30 सेकंड स्ट्रांग होगी, जिसपे सिर्फ 30 सेकंड। सुदेश जी, अब क्या आपके स्टार कैंपेनर की लिस्ट में कांग्रेस के स्टार कैंपेनर आ जाएंगे? अब आरपीएन सिंह कांग्रेस नेता की जगह बीजेपी नेता स्टार कैंपेनर? देखिए, जो कैंपेनर है वो आपको दिखेगा, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, बुआ बबुआ साथ आए थे, कुछ नहीं कर पाए। युवराज महाराज के साथ आए थे, कुछ नहीं कर पाए, आपने देख लिया। तो समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप बड़े बड़े नेताओं को लेके रखे रहेंगे, लेकिन जो जनता है वो हमारे साथ है। जनता ने विकास देखा है। साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए सुदेश वर्मा जी की ये जनता है, वोट मांग रहे हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी, जब ईवीएम खुलेगी, तब साफ हो पाएगा कि किसको उसने स्वीकार किया, किसका दल बदलने का जो तर्क दिया गया, किस पार्टी का जनता ने माना और किस पार्टी का नहीं माना, कौन नेता अपना वोट बैंक लेके गया और कौन नेता वोट बैंक लेके नहीं गया। ये सिर्फ एक मिथ है या हकीकत है? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इंडिया का सवाल में आज बस इतना ही। नमस्कार।